स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। जैसे कि कल एग्जाम हुआ है और मैं आपके सामने उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। देखिए, रीट का एग्ज़ाम है 23 जुलाई और मैथ सॉल्यूशन बाई विपिन सर। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बताया गया आपको कि राइस एक समचतुर्भुज है, मतलब RICE, ये एक समचतुर्भुज दिया हुआ है। इसका परिमाप पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों, परिमाप हमें पता है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये अपना जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये वाला, हर एक ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, इनमें से चारों ट्रायंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, और समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगती ही लगती है। तो यहाँ देखोगे ये 12, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, ये 13, क्योंकि 5, 12 और 13 पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब हमें ये देखना है, उसका परिमाप पूछ रहा है। हमें पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये 13, ये 13, ये 13, तो ये भी 13। और परिमाप का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। तो 13 को जब मैं 4 बार जोड़ूंगा तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 52। तो ऑप्शन हो जाएगा 52। एक ही ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको शॉर्ट पैटर्न से क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आया था, आपको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 2/3 का मतलब 0.66, 3/4 का मतलब 0.75, 2/5 का मतलब 0.40, और 1/2 का मतलब 0.5। हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन में उलटफेर हो गया हो, मतलब 99% क्वेश्चन यही थे, बाकी 1% कोई संख्या चेंज हो गई हो तो उसको आप देख लीजिएगा। वैसे होने नहीं चाहिए, है ना। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो पहले नंबर पर ये आया, मतलब पहले कौन आएगा? 3/4। दूसरे नंबर पर 0.66 मतलब 2/3। तीसरे नंबर पर 0.5, 1/2, और लास्ट में आ जाएगा आपका 0.40, दैट मीन्स 2/5। तो ये आंसर इसका था, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको पता है पेपर मिला नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10,20,305 को अंकों में लिखो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,20,305। ऐसा क्वेश्चन आया, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, ज्योमेट्री से दिए गए चित्र में ए का मान कितना है? तो आप यहाँ देखेंगे ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, ये टोटल होगा 180, जिसमें से 90 हो गया, तो इन दोनों का टोटल कितना बचा? 40 और 5a का 90। ठीक है, तो 40 + 5a इक्वल्स हो जाएगा 90, देन ए 5a इक्वल्स हो जाएगा 50, और ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 10। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या होती है 10। कौन कौन सी? सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में 23, 29। आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर था अपना 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको जो मेंस होगा, जिन्होंने प्री क्वालिफाई, आपको पता है कॉन्फिडेंटली कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, तो मेंस के लिए मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, उसमें केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि वीडियोज मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो लगभग 1000 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ मैं मेंस के लिए। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है? तो ये क्वेश्चन था, निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है, और इसका जहाँ तक मुझे आंसर याद है वो 19/2 था। डिवाइड करके देख लेना था। ठीक है, जो डिवाइड सबसे ज़्यादा आ रहा था वही अपना आंसर था। तो 19/2, ये 9.5 अपना आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5:7 के परपद का मान 35 हो तो पूर्व पद। देखो, अनुपात में 2 पद होते हैं, ये वाले,
तो ये कहलाता है तुम्हारा पूर्व पद और ये कहलाता है तुम्हारा परपद। ठीक है, तो परपद की वैल्यू दे दी 7, 7 की वैल्यू कितनी दे दी है 35, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो पूर्व पद 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिता के साले की माँ आपकी कौन होगी? नानी। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, बाकी ऐसा कुछ ब्लड रिलेशन वाला इसमें था नहीं, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,000 रुपये पर 11% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी वहाँ पे ये था कितना धन हो जाएगा, तो उसको मिश्र धन ही कहते हैं, हम यहाँ पे मैंने मिश्र धन यूज कर लिया है। तो 11% की दर से 2 वर्ष का 22% ब्याज बन जाएगा। ठीक है, और 3,000 का 22% मतलब मूलधन 100% होगा, मिश्रधन 122% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 और इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 3660। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2100 रुपये पर 8% की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे 1 वर्ष का अंतर था हमारा, तो 1 वर्ष में कितना अंतर आ जाएगा 8%, तो 2100 का 8% आ जाएगा अपने पास में 168। ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 420 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उस संख्या के गुणनखंड करना, और गुणनखंड सारे सारे कैसे हों अभाज्य। तो 420 के अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीके से करोगे, 2 से 3 से ऐसे भाग देके मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। इधर 420 का मतलब हो गया 2 गुणा 5, 10 अलग कर दिया मैंने, अब 42 रह गया। 42 का होता है 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 7 को मैंने पीछे ले लिया और 6 के हो गए 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये गुणनखंड थे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 6 सत्ते 42, तो उत्तर आ जाएगा अपना 420। ये आंसर था उसका, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका वॉल्यूम से है, आपको वॉल्यूम का बेसिक पता होना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बोला भी था कि वॉल्यूम का कम से कम बेसिक आपको पता है। ठीक है, सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये एक्चुअल में घनाभ है। घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके लिए दे रखी थी y, 2y और 3y, तो मल्टीप्लाई करोगे y 2y इंटू में 3y, तो ये आपका आ जाएगा 6y का क्यूब। तो आंसर हो जाएगा अपना 6y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है, तो संख्या क्या होंगी? ऑप्शन सारे ऐसे ही दिए हुए थे आपको, चारों ऑप्शन, मुझे ऑप्शन तो याद नहीं है। एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है, तो मैं इसको बेसिकली कर देता हूँ। एचसीएफ 5 है तो संख्या हो जाएंगी 5a और 5b। ठीक है, और हमें पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको एग्जाम में ये ऑप्शन से करना था, ऑप्शन से इजी गोइंग हो रहा था। ठीक है, और ऑप्शन जिसमें जो आ रहा था वो 15-20 था। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ। तो इधर 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से ये 12 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए और बी कैसी संख्या होती हैं? सहभाज्य, जिनके कोई गुणनखंड नहीं होते। तो 3 चौक 12। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। कैसे भी मान सकते हो, ए की वैल्यू 3 मान सकते हो, बी की वैल्यू 4 मान सकते हो। तो यहाँ पे संख्या हो जाएंगी हमारी 5a और 5b। तो इधर 5 दिया 15 और 5 चौका 20। ठीक है, जो ऑप्शन था अपना राइट आंसर जो था वो 15 और 20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x मिलीमीटर स्क्वायर, तो x का मान क्या होगा? देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा सावधानी से करना था। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो 100 इंटू 10 mm इंटू में 100 इंटू 10 mm। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था वो था जिसमें 6 जीरो थी, तो 10 की पावर 6 mm लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन था 14। हमारा आंसर क्या था? 1 1 2 3 4 5 6, ये आंसर था हमारा। ठीक है, जिसको मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा स्टेटमेंट था। एक वर्ग का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर है। अब ये चारों ऑप्शन में से हमें ये बताना था कि किसके बराबर है। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 15 का वर्ग 225 आएगा। ये तो बिल्कुल नहीं है। 5 वर्ग जिनकी भुजा 3 मीटर है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा 3 9, और टोटल वर्ग कितने हैं? 5 9 पंजे 45, ये भी नहीं है। 3 वर्ग जिनकी भुजा 5 मीटर है,
तो 3 वर्ग जिनकी भुजा 5 मीटर है, तो भुजा 5 है तो क्षेत्रफल 25 होगा, और 3 वर्ग हैं तो 25 या 75, ये भी नहीं है। 15 वर्ग जिनकी भुजा 1 मीटर है, तो वर्ग 1 मीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 गुणा 1 1, और 15 वर्ग है तो बराबर 15। तो ऑप्शन जो हमारा था वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अच्छा था क्वेश्चन, घुमाया था थोड़ा सा। हाँ, ये जिसको आप एक एक नियम कह रहे थे, मैंने ये वीडियो भी बनाई थी इस पे। एक एक नियम जो है ना, वो आपका मिश्रानुपात होता है एक्चुअल में, मिश्रानुपात, कंपाउंड रेशियो। और इसकी वीडियो मैंने डाली हुई थी और उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी करवाए थे। तो मैंने बताया था यहाँ पे MDH वाला फॉर्मूला यूज होता है, कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, वो वीडियो देखें। तो 20 आदमी 4 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी उसको x दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 से ये 0, x की वैल्यू आ गई थी 8। ठीक है, कितने दिन में कर देंगे? 8 आदमी। हाँ, ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है, हो सकता है उसने दिन की बजाय ये पूछा हो कितने आदमी कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर इसका 8 है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत के प्रश्न में सबसे पहले योग निकालते हैं, योग हो जाएगा 3 गुणा 40। जबकि 2 संख्याओं का औसत 38 है, योग निकालेंगे 38 गुणा 76। तीसरी संख्या इनमें से घटाकर निकल आएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में 44। एक ही ऑप्शन था। और काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास में एग्जाम पेपर है नहीं, अदरवाइज काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली ऑप्शन से हिट हो रहे थे ना, जिनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब एग्जाम पेपर आएगा तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको ऑप्शन से हिट करते हैं। एक साइकिल का लागत मूल्य CP 1800 है, 12% लाभ पर बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो 1800 का 112%, मतलब यहाँ पे आपसे SP पूछा गया है, 2 जीरो से 2 जीरो। ये भी ऑप्शन से हो रहा था, 8 दूनी 16, एक ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पूरा कर देते हैं। 18 दूना 36, 3 18 एकम 18, 18 और 3 21, 2 18 एकम 18 2 20, 18 2 20। ठीक है, 2016। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई दोबारा चेक कर लेता हूँ। 18 दूना 36, 3 18 एकम 18 3 21, 2 18 एकम 18 2 21। ठीक है, 2016 ऐसा क्वेश्चन था, शायद यही था, हो मेरे हिसाब से यही था। ठीक है, आपको आंसर याद होंगे, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं कितने सही थे कितने गलत थे। एक वस्तु को 329 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, इसका मतलब 6% लॉस पर बेचा गया तो 94% में बेचा गया। तो 94% की वैल्यू 329 है, तो लागत मूल्य क्या होता है? 100% होता है। CP कितना होगा? CP निकालना है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आप इसको काट सकते हो, तो उत्तर इसका CP जो है वो 350 आता है काट पीट के। ठीक है, उत्तर जो होता है इसका वो 350 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका स्थानीय मान 5 नहीं हो सकता? 5, ये शायद स्थानीय मान 500 था, 500 नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअल में 4 ऑप्शन थे, 4 डिजिट दी हुई थी। अब जो 5 जो है ना, वो इस नंबर पे आना चाहिए तभी 500 बनेगा ये। ठीक है, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? इकाई अंक का गुणा 1 से करते हैं, ढाई अंक का गुणा 10 से करते हैं, और जो सैकड़ा पे होगा उसका गुणा कितने से करोगे? 100 से। जब 100 से गुणा करोगे ना, तो ये 5 जो है इधर आना चाहिए तभी 500 बनेगा। ठीक है, और एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें 5 इस वाली रैंक पे नहीं था, वो 5 यहाँ दिया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन, 2 5 7 8 अंकों का प्रयोग करते हुए न्यूनतम और अधिकतम संख्या बनानी है पहले तो 8 7 5 2 ये मैक्सिमम हो जाएगी, और मिनिमम जो बनेगी वो 2 5 7 8। इनका डिफरेंस निकालना था हमको। तो 12 में से 8 गए तो 4, इधर कितना रह गया? 14 में से 7 गए तो 7, और इधर कितना बच गया? 6, 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गई तो 6। अब वो पूछ रहा है 3 9 5 4 किस में से विभाजित नहीं होगी? तो देखो आपको डायरेक्टली दिख रहा है 5, 5 इकाई अंक का 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका आंसर जो था इसका वो 5 था। ठीक है, 3 की भाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो 6 और 1 7, 7 7 18, और 7 7 14 और 4 18, 3 से हो रहा है। और 9 का भी यही होता है, 9 से अंकों का योग विभाजित होता है। 4 के लिए ये मे बी 74, शायद ये 74 ही था। ठीक है, ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, 4 से अंतिम 2 अंक डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है वो 5 दिख रहा है ना। मेरे हिसाब से अगर यही क्वेश्चन है सेम, तो 4 भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 12 में से 8 गए तो 4 ही बचे। हाँ बिल्कुल 4 बचे। ठीक है, तो लास्ट में 74 आ रहा है, तो इसमें 4 से भी डिवाइड नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन यही था और थोड़ा बहुत चेंज है तो इसका आंसर 5 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे हुए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, ये हूबहू वही पेपर है
एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पहले कंटेंट टाइप करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करवा दिए गए। तो उम्मीद यही है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और कमेंट करोगे। आप जो ये ज़रूर बताएं कि वीडियो में कोई चेंजमेंट करना है, क्या करना है, ठीक है। और 99.99% क्वेश्चन वही है, 1% 0.01% भी चेंजेस नहीं है। मे भी कोई नंबर इधर उधर हो गया होगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने जैसे रीट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। रीट 23 जुलाई लेवल सेकंड शिफ्ट और मैथ्स का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया हुआ है इसमें वो आपके सामने, यदि √3 की पावर 5 इंटू में 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू में 3√3 हो तो x का मान कितना है, ठीक है। तो घातांक करने से क्वेश्चन, तो ये √3 है, इसका मतलब 3 की पावर 1/2 है, की पावर 5 इंटू में, इसको मैं 3 का स्क्वायर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, फिर स्क्वायर लगा हुआ है 3 की पावर x इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। पावर के ऊपर पावर, पावर्स का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5/2, 3 की पावर 4, 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2। तो इधर जब बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 5/2 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3 की पावर x प्लस ये 1 और आधा 1.5 हो गया, 1.5 को 3/2 कह दूंगा। तो यहाँ से अब ये बेस सेम हो गए अपना, इधर भी 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया, ठीक है। तो पावर्स विल भी सेम, तो पावर्स का कंपेयर कर दोगे, 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 3/2। अब देखिए 5/2 का मतलब क्या है, 2.5, 2.5 और 4 कितना हो गया 6.5, और 3/2 का मतलब क्या है 1.5, 1.5 इधर 6.5 में से जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा से, एलजेब्रा की वीडियोस देखिएगा आप। इसमें यदि x - 1/x दिया हुआ है और x² + 1/x² दिया हुआ है, पूछ रहा है, तो आप बेसिक तो ये है कि इसका स्क्वायर कर दें, वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। और डायरेक्टली अगर इसको करना चाहें तो x - 1/x इक्वल्स टू, अगर a होता है तो x² + 1/x² इक्वल्स टू हो जाता है हमारा a² + 2, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 66। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी वाला। बेसिक से करना चाहो तो इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 1/x² माइनस 2 इंटू में x इंटू 1/x इक्वल्स टू हो जाएगा 64। ये कट जाएगा, 2 इधर जुड़ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 66 आ जाएगा। 95 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड पूछें आपसे। तो आपको ये पता पावर 4 है, इधर भी पावर 4 है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a² - b² से x² + x - y का स्क्वायर इंटू में x² माइनस x - y का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो x² + x² + y² माइनस 2xy, इधर x² माइनस x² माइनस y² प्लस का 2xy, तो यहाँ ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर x² 2x² हो गया प्लस y² माइनस 2xy इंटू में, अब देखिए यहाँ से मैं y कॉमन ले सकता हूँ। जब y कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा अपने पास में 2x माइनस y। तो ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, ये ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 1800 के फैक्टर कर सकते हो आप, 2 तिया 6 तिया 18 इंटू में 2 गुणा 5 इंटू में 2 गुणा 5, मतलब 1800 को आप ऐसे तोड़ दीजिए, 18 गुणा 10 गुणा 10, तो 18 के कर दो फैक्टर, 10 के कर दो, फिर 10 के कर दो, ठीक है। अब पूर्ण घन संख्या प्राप्त होनी चाहिए, मतलब पेयर बनना चाहिए, 1 2 1 2 1 2, मतलब 2 3 हैं अपने पास में, तो 2 का काम खत्म। 3 केवल 2 हैं तो हमें 1 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
5 अपने पास में 2 हैं तो एक 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा, 15 का। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो 15 के अंकों का योग क्या है। तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अंकों का योग पूछा उसमें ना, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा, अंकों का योग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। 41/40 हो जाता है, इसका मतलब क्या है, 41/40 ये मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन 100% होता है, इसको सॉल्व कर दोगे, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 5 बार, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20 बटे में 2, 102.5। अब ये 102.5% होता है, मतलब जिसमें से 100% तो मूलधन है, 2.5% ब्याज है। अब यहाँ भी निकाल सकते थे कि 40 से 41 हुआ है तो एक ब्याज प्राप्त होती है, कितनी ब्याज प्राप्त होती है, 1/40 इंटू में 100%। तो यहाँ से ये 1/4 ईयर की इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाती है। लेकिन मैं थोड़ा पहले बेसिक करवाया तो फिर डायरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है 2.5% कितने की है, 1/4 ईयर की है, तो पर ईयर कितनी हो जाएगी, तो 1/4 है ये, तो पर ईयर का हो जाएगा 10%। अब इसको डायरेक्ट देखिए, 40 पर ब्याज बढ़ता है कितना, 1, कितने में, 1/4 वर्ष में, तो पूरी वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4, कितने पर, 40 पर, कितना हो गया 10%। ये डायरेक्ट है। ठीक है, केवल बशर्ते आपके पास में कॉन्सेप्ट्स हों। आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डाले हुए हैं। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये का मिश्रधन 2420 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे। तो 2000 रुपये है, 10% बढ़ा दो, इसका कितना बढ़ा, 200, कितना हो गया 2200, फिर इसका 10% बढ़ा दो, कितना हो गया 220, कितना हो गया 2420, कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। विद इन सेकेंड्स कर सकते थे, किए भी होंगे, अच्छी बात है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 7 का SP, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 6 का CP बराबर है। तो CP हो गया कितना, 7, SP हो गया कितना, 6, लॉस हो गया कितने का, 1 का, कितने पर हो गया, 7 पर, इंटू में 100%। तो ये हो जाएगा 14 से 2/7% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट है। 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट, मतलब करेंसी 3:4:5 में। यदि थैली में कुल धन कितना है, 1000, तो पहले भैया धन बनाओ। 20 रुपये के 3 नोट 60 रुपये बन गए, 10 रुपये के 4 नोट 40 रुपये बन गए, 5 रुपये के 5 नोट 25 रुपये बन गए। तो इनका टोटल हो गया अपने पास में 125। अब धन जो है अपना 125 भाग 125 की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब ये पहले पुट कर दो, 5 रुपये के नोटों की संख्या 5, 8×5 40, ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है और भिन्न का मान 3/4 है। हम भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कहा जाता है जिसको काट आगे कोई संख्या से वो कटे नहीं, मतलब ये अनुपात होता है। ठीक है, इसमें से एक अंश 3 भाग है, हर 8 भाग है, तो टोटल कितना हुआ 11 भाग। 11 भाग की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 55। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो 3 भाग की वैल्यू 15, 8 भाग की वैल्यू 40। अब देख लो 15 और 40 55 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो भिन्न है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो भिन्न कौन सी होती है, भिन्न होती है अपने पास में 15/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे। इसका मतलब ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है, तो संगत कोण, संगत कोण कहा जाता है एक और बने कोण। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, सबको पता है ये तो कर्ण कहलाती है, तो उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपके सामने दिए गए चित्र में PS समांतर है QR के, PS समांतर है
क्यू आर की। जब ये दोनों समांतर हैं तो डेफिनेटली ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए, तो ये समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो क्यू पी एस का मान है, क्यू पी एस इसका मान पूछ रहा है वो इस वाले का। तो अगर त्रिभुज की बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 2x 5x 7x और 3x 10x। 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x की वैल्यू हो जाएगी 180। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18, x की वैल्यू 18 हो गई, तो ये कितने का हो गया 18 पंजे 90। और ये दोनों कोण कैसे होते हैं बराबर। प्रैक्टिकली देखें तो ये डायग्राम गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है सॉरी, आप ज्योमेट्री की वीडियो में जाके देखोगे तो वहाँ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण, ये होता है अपना लीनियर पेयर एंगल बनता है 180। कोई भी आकृति ले लो, मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, तो ये तो अंतःकोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, इसका योगफल कितना हो गया 180। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूँ बाह्य कोण, तो बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है, कोई भी आकृति हो उसके सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा 360। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ये मान के चलो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60, ये 60 और ये भी 60 होता है, तो बाह्य कोण कितने का आएगा 120 का। कितने कोण है 360 होगा टोटल, 3 भुजाएं हैं 120 आ गया। ठीक है, वर्ग ले लो, वर्ग की चाहिए 90 डिग्री होता है अंदर वाला भी, तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होने का ये वाला। ठीक है, टोटल कितना हुआ 360 बटे में 4 कितना हुआ 90। ठीक है, कोई सी भी आकृति ले लो भले, तो यहाँ पे बाह्य कोण की वैल्यू रख दो 360 बटे में एन। एन की वैल्यू क्या है, पंचभुज के सभी पंचभुज पेंटागन है, अपन में 5 इक्वल्स टू 180। ये रेगुलर पेंटागन के लिए होगा है ना। तो अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, और यहाँ पे एक अंतःकोण निकल के आएगा, एक अंतःकोण निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 5 से काट देता हूँ, कितनी बार कट जाएगा ये 75 35 और ये 72 बार, 72 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 108। एक अंतःकोण की वैल्यू कितनी आ गई 108। अंतःकोण कितने होंगे 5, तो 5 गुणा 108 कितना हो जाएगा 540। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 540। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको किस तरीके से, मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, सर्कल बनाओ। ठीक है, पेंटाब से ऐसे ही बनता है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और कोई बिंदु P है जो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर ये बिंदु P हो गया, इसकी 10 सेंटीमीटर है। इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है P बिंदु से, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे टच होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बिंदु टच हो रहा है, क्लियर। अब वो कह रहा है P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से त्रिज्या आपको पता होगा, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। ये 10 है, ये 6 दी हुई है, पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी हो गई 8, 6 8 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत है, 15 8। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज है पहली बात, तो अब पाइथागोरस प्रमेय से इस वाले की वैल्यू निकालोगे। अब 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 17 का वर्ग होता है 289, तो ये आ गई कितनी 17। ठीक है, दूसरी बात, पाइथागोरस प्रमेय की एक वीडियो डालूंगा मैं अभी, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पहचानने में दिक्कत आती है तो जो सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा है ना 8, इसका 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, 15 8 17, 15 8 17, तो 8 का 2 गुना। चलिए मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपकी उस पर चर्चा करूँगा। 8 15 17, 15 का वर्ग 225 और 17 इधर 8 का वर्ग 64, 225 और 64 289, 17 का ही होता है। ठीक है, वीडियो डालो, थोड़ा सा डाउट रह गया ये, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था आपसे 15 8 17, अब परिमाप पूछ रहा है, तो 15 और 17 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40। पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते थे आप कर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन समांतर ये दिया हुआ AP दी हुई है, एन संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज हो जाएगा n इंटू में n+1/2, n इंटू में n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर रेखाओं का समांतर माध्य होगा, तो समांतर श्रेणी n इंटू n+1/2 होता है ये, नहीं सॉरी n+1/2 औसत पूछ रहा है वो है ना, ये तो योगफल होता है, सॉरी योग होता है n इंटू n+1/2। थोड़ा सा
और औसत अगर पूछ रहा है तो औसत बराबर क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियाँ कितनी है, n, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n+1/2 बचेगा। हाँ, योग नहीं पूछ रहा है वो, औसत पूछ रहा है। चलिए, ये थोड़े से, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर वर्गमाप कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं हम। और इधर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, 0 0 होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो छः से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 से बड़ी संख्या पासे में होती नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जो घटना घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अगला है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को संबंधित करता है, यह कथन करता है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को, क्योंकि नेपोलियन की परिभाषा थी जो देश की उन्नति में ही, वो गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है, तो देश की उन्नति होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य निहित होंगे। अगला, विशिष्ट से सामान्य की ओर विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। तो सूत्रों की रचना जो की जाती है वो तो की जाती है आगमन विधि में, और सूत्रों का जो डायरेक्टली उपयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है, निगमन विधि में। तो कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा आगमन विधि। निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है, किसका होता है, रेखा गणित का होता है। कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। निम्न में से कौन सी है मूल्यांकन प्रविधि नहीं है, तो तैयारी जो होती है वो एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। ये क्वेश्चन थे 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट L2, 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट लेवल 2 मैथ्स सॉल्यूशन बाय विपिन सर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और जिस तरीके से मैंने किया ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसको वीडियो या क्वेश्चन आने के बाद इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कराए हुए हैं। आप वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में, वहाँ डाली हुई है मैंने, ठीक है। मेंस के लिए, अगर आप मेंस के लिए जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। मैं विपिन शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फीवर पर फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, एक तो 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट ये वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए आप। और एक 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट, 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट, ये वीडियोज मैंने डाल दिए हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 24 जुलाई लेवल सेकंड और शिफ्ट है फर्स्ट, ठीक है। ये जो पेपर है ये गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवा दिया है, बोर्ड की साइट पे है। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन जो किस तरीके से सॉल्व होने थे। 1/2 इंटू में 1/3 इंटू में 1/4 और सबकी पावर लगी हुई है -2 -2 -2, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको, अब मैंने एक रूल बताया घातांक करने में, आप वीडियो देख सकते हो कि जब कभी भी पावर माइनस होती है तो उसके जो संख्या दे रखी है उसके अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दो। तो ये 1/2 का कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 का स्क्वायर रह गया, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 4 नाम 36, 6 बना और 6 चंगा 36, तो ऑप्शन हो जाएगा 576 इकाई अंक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है इसमें, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। नंबर सिस्टम में, फ्रैक्शन में बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है। वे दो संख्याओं का योग तो हो गया a+b = 15, उनके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल्स, ठीक है। दैट मीन्स 1/a + 1/b, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/10। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ab, और इधर बनेगा ये अपना a+b या b+a कह सकता हूँ इसको, b+a = 3/10, और यहाँ पे a+b की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहाँ से a+b 15 हो जाएगा, 15/ab बराबर हो जाएगा 3/10। 3 से 15 5 बार कट जाएगा, तो 5 × 10 50 हो जाएगा। तो ab बराबर 50 आ गया, मतलब a × b = 50 है और a+b = 15 है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल 50 हो और जिनका योगफल भी कितना होना चाहिए, 15। तो आप सीधा सीधा कहोगे 10 × 50, 10 × 5 50 हो जाएगा, और 10 + 5 कितना हो जाएगा, 50। उसने पूछा बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 10। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी वाला, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
98। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि भाई हम जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है हमारा भाजक, ठीक है, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाज्य, और जितनी बार भाग गया है वो कहलाता है हमारा भागफल, और नीचे जो बचता है वो कहलाता है हमारा शेषफल। तो हमें पता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, नंबर सिस्टम में करवाया हुआ काफ़ी बार ये। तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये हो जाएगा। अब उसने थोड़ा सा चेंज करके दिया है इसको, क्लियर। तो हमारा जो सूत्र निकल के आया है वो निकल के आया है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या आता है भाज्य, ठीक है। अब यहाँ पे भाज्य की वैल्यू दिया हुआ है कि कहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल है, भाजक प्लस भागफल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल, ठीक है, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल, ये थोड़ा सा चेंज करके दे दिया उन्होंने। इस चीज़ को आपको पहचानना है कि हमारे पास में जो सूत्र है वो है भाज्य का, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली देखना था इसको, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला। इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से। तो 2401 का पहले स्क्वायर रूट निकालना था। 2401 आप देखिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ काफ़ी अप्रोचेज मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। आप उस तरीके से करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप टाइम का कितना कंज्यूम करते हो, जितना कम कंज्यूम करोगे उतना आपके लिए बचत होगी। तो 2401 है, तो ये मैं कह सकता हूँ 40 का वर्ग और 50 के वर्ग के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, एक, तो एक तो 41 के वर्ग में आ सकता है और एक 49 के वर्ग में आ सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 2401 50 का वर्ग होता है 2500, इसके ज़्यादा पास है या 1600 के ज़्यादा पास है, तो आप बोलोगे 50 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। बहुत सारी चीज़ें बताई है मैंने, डिजिट सम से भी इसको चेक कर सकते हो, डिजिट सम से ईजी गोइंग 49, ठीक है। 4 और 9 13, 13 में 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 6 और 1 7 होगा। देखो 2 4 6 और 1 7। डिजिट सम के लिए आप वीडियो देखें, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में डिजिट सम की वीडियो डाली हुई है मैंने 2। इधर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 6 और 9 15, मतलब ये 225 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 225 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो। मैंने आपको आंसर बता दिया कि आंसर इसका जो परफेक्ट आने वाला है वो यही आने वाला है। ये फिर दोबारा से ये आपका एक्सपोनेंट पावर से, घातांक कर्ण से, ठीक है। मैंने बताया हुआ है इन दोनों के बेस सेम करने होते हैं। जिन्होंने सेकंड शिफ्ट की वीडियो देखी है वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, तो बेस सेम करें। ये 27 है, ये 243 है, ठीक है। तो 27 को और 243 का बेस बन जाएगा 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा ये 2x माइनस 1, और इधर ये 3 की पावर 5 होता है की पावर 3, तो ये यहाँ पे 3 की पावर कितना हो जाएगा 15, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस 3। जब बेस सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल। 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 15, देन 6x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 3। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। देखिए, यदि 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 हो तो ब्याज की दर क्या होगी। तो आप एक चीज़ देखिए, 4 वर्ष का ये रहा और 2 वर्ष का ये रहा। रेट परसेंट मैंने आर मान ली, तो 4 वर्ष में 4R% और 2 वर्ष में 2R%। इधर से तो बन जाएगी 4R% और इधर से बन जाएगी 2R%। तो टोटल कितनी हो गई है 6R%। तो 6R% टोटल ब्याज है कितना 600 और 600 1200 पर 180, 180 जो है वो 1200 पर ब्याज है, इनटू में 100%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 12 से ये 15 बार कट जाएगा, तो R% इक्वल्स टू आ जाएगा 15/6, 6 दूनी 12। और मिस्टेक होगी इसमें शायद कुछ, एक सेकंड, इधर 4R% बनेगा और ये 2 वर्ष का 2R% बनेगा, टोटल 6R% हो जाएगा। और 6R% की जो वैल्यू है 6R% 180 है, ठीक है। तो 180 रुपये, ये अलग हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड दोबारा देखना। भाई 600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 का 2 वर्ष का, मूलधन तो समान है, मूलधन कितना है समान है, ठीक है। इधर 4 वर्ष का साधारण ब्याज और इधर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, कुल मिलाकर कितना है 180। तो इधर 600 का 4 वर्ष का है, 600 का ही 2 वर्ष का है, तो मैं 600 का 6 वर्ष का कह सकता हूँ। अब 6 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है 180,
तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 6 18 30, कितने पर मिलेगा ये, 600 पर। तो 30/600 इंटू में 100%, तो रेट आ जाएगी अपनी 5%। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया मैंने, साधारण ब्याज की वीडियो देखी है, वहाँ पूरा टोटली विदाउट फॉर्मूले किया है, क्योंकि परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो केवल 100% पे टिका हुआ है। नेक्स्ट, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल पहले 100 मान लूँ मैं, वर्ग की भुजा बढ़ा दी 50%, फिर वर्ग की भुजा समान होती है तो दूसरी में भी कितना परिवर्तन होगा, 50%। अब इस प्रकार जो क्षेत्रफल आया, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 225 आया। पहले कितना था 100, अब कितना है 225, कितना बढ़ा 125, कितने पर 100 पर, तो पर 100 वैल्यू परसेंटेज, तो 125%। फॉर्मूले भी हैं इसके काफ़ी, प्लस माइनस x% प्लस माइनस y% प्लस माइनस x% प्लस माइनस y% प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। अब मैं एक्चुअली क्या, वो परसेंटेज वाला जितना भी टॉपिक है, परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, CI हुआ, SI हुआ, ये सारे के सारे विदाउट फॉर्मूले के पढ़ाए जाते हैं ना। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो परसेंटेज का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इजी गोइंग कर दोगे। आप देख लेना जितने भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें एक में भी क्वेश्चन हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, और शेष बचा कितना 5 मीटर, तो पाइप की लंबाई क्या होगी। तो देखो यहाँ 10 और यहाँ 5, मतलब 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। मैं लंबाई मान ली 10 मीटर, कितनी मान ली 10 मीटर। 10 मीटर से कीचड़ में कितना आ जाएगा 3/10, मतलब 3 मीटर। पानी में कितना आ जाएगा, पानी में आ जाएगा 3/5, मतलब 3 मीटर। बचा कितना 4 मीटर। जब 4 बचा है तो यहाँ कितना बचा है 5। कुल लंबाई कितनी थी 10। जब मैं कुल लंबाई 10 मानूंगा तो यहाँ कुल लंबाई कितनी होगी x, ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका, वो पूछ रहा है पाइप की लंबाई क्या होगी यदि पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में। ठीक है, 3/5 है ये, तो ये 5 से ये 6 मीटर आएगा, कितना आएगा 6 मीटर। ठीक है, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा। जब 9 भाग हो चुका है तो बचा कितना है 1 भाग। ठीक है, कितना बचा है 1 भाग। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी है 5, तो 10 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, सीधी सीधी। ठीक है, ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000 है, प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 5000 का 10% घटाऊंगा तो 500 घट जाएगा, इधर कितना बचेगा 4500, 1 साल ख़त्म। फिर 10% घटाऊंगा 450, कितना रह जाएगा 4050। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। बोला था ना मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यूज करिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ जोड़ना है मुझे और यहाँ भी कुछ जोड़ना है, ताकि अनुपात कितना हो जाए 2:3। अच्छा 3 से डिवाइड होगा ना अनुपात, ये 3 बन रहा है तो मैं अगर 3 जोड़ता हूँ पहले में 28 नहीं हुआ, अगर मैं 1 जोड़ता हूँ 26 नहीं हुआ, 2 जोड़ता हूँ 27 हो जाएगा, और 25 में 9 जोड़ता हूँ 4 नहीं होगा, तो आंसर कितना होगा 2। आप चेक कर सकते हो, 16 और 2 18, 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2:3, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, यही स्पीड बनानी है, यही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, वीडियो देख लीजिए सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कोण परस्पर बराबर होते हैं, मतलब भुजाएं भी और कोण भी परस्पर बराबर होते हैं, वर्ग। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर लेकिन कोण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा हुआ वर्ग। बेसिक क्वेश्चन पूछा है, सब कुछ बेसिक ही है, इसमें कुछ ऐसा एडवांस मुझे कुछ नहीं लगा, एक प्रोबेबिलिटी को छोड़ के। वर्ग की भुजा एवं उसकी विकर्ण की लंबाई का अनुपात है। वर्ग की भुजा अगर 1 है तो विकर्ण होता है उसका √2, तो 1:√2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। खत्म, डायरेक्टली पूछ रहा है ये, विदिन 3-3 सेकंड का क्वेश्चन थे ये। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव होता है अधिक, ठीक है, बड़ा। जैसे ये 3 बिंदु हैं, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ आपको। ये 3 बिंदु मतलब एक ही रेखा में बहुत सारे बिंदु होंगे, मैंने ये 3 बिंदु ले लिए। जब तक ये बीच वाला बिंदु ऊपर नहीं जाएगा या फिर नीचे नहीं आएगा तब तक त्रिभुज नहीं बनेगा। आप भी समझ रहे हो बात। और जब मैंने ये ऊपर ले लिया है, कितना भी ऊपर ले लो, जरा सा भी ऊपर लोगे ना, तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इन दोनों लेंथ का टोटल इस वाली लेंथ से ज़्यादा होगा, तो इसलिए कह दिया जाता है त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे एक समकोण की मैंने ले ली 3 4 5, 3 और 4 7, 7 बढ़ाए 5 से,
4 और 5 9, 9 बढ़ाए 3 से, 9 बढ़ाए 3 से, और फिर मैंने ले लिया 3 और 5 8, 8 बढ़ाए 4 से, ठीक है। तो ये त्रिभुज संभव है, समकोण त्रिभुज होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक घनाभ का आयतन 440 घन सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है। तो घनाभ जो होगा ना उसका आधार हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कोई कमरा बना रहे हैं तो उसके सबसे पहले फर्श की बात की जाती है, फर्श और जो छत होगा वो हमेशा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। वो पूछ रहा है घनाभ की ऊंचाई क्या होगी। तो इधर घनाभ का आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच की वैल्यू ये देती 440, और L इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 88। तो H की वैल्यू हो जाएगी 440 बटे में 88। तो 44 से ये 10 बार या सीधा सीधा कायदों में 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट, एक घन के विकर्णों की संख्या क्या होती है। घन में आपको पता है सीड्स कितने होते हैं, 8 सीड्स होते हैं, 8 सीड्स, 8 सीड्स। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है एक्चुअली। जब 8 सीड्सों में थे, विपरीत सीड्सों को इस तरीके से मैं 2D शेप में दिखा रहा हूँ आपको, या 3D में भी अगर बात करूँ तो ये घन है सपोज दैट। अब इसके जो 8 सीड्स होंगे तो इस वाले सीड से विकर्ण निकालूंगा मैं, तो इस वाले यहाँ जाके मिलेगा, तो 1 बन गया। इस वाले सीड से विकर्ण निकालूंगा तो इस वाले सीड्स पे जाकर मिलेगा, 2 मिल गया। इस वाले सीड से विकर्ण निकालूंगा तो वो इस वाले सीड्स पे मिलेगा, 3 हो गया। और इस वाले सीड से विकर्ण निकालूंगा तो वो इससे मिलेगा, तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। चलिए, और बाकी तो अगर वो बहुभुज का पूछता है, सम बहुभुज का या बहुभुज, तो n इंटू एन माइनस 2 अपॉन में 3 होता है, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। यदि एक बेलन की ऊंचाई h 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। कितना दिया हुआ है 968। तो बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणा में 22/7 इंटू में r इंटू में h 11 दी हुई है 968। काट दीजिए, 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 8 बचा, 11 8 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, r बराबर 14, ठीक है। चलिए, और बेसिकली अगर मैं आपको डायरेक्टली अप्रोच की बात बताऊँ, ट्रिक वाली बात बताऊँ, तो आर ज़्यादा मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, 100% नहीं हूँ, लेकिन आर जो होती है ना वो मल्टीपल 7 होती है, मतलब 7 का मल्टीपल होती है ज़्यादातर। जब आपके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे तो आपको तुक्का मारना है, तो 7 का मल्टीपल कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 14 बन रहा है, 100% ट्रू नहीं है, लेकिन कहीं हद तक ये सही निकलता है। देखिए, समअंकों को खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है। समान अंकों को खानों और पंक्ति मतलब ट्यूलर फॉर्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारणियान होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा जब आंसर की आती है परफेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी में से क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक आंकड़े जिनको डायरेक्ट यूज किया जाता है, द्वितीयक आंकड़े जो प्रारंभिक में किसी और के द्वारा यूज किए गए और उन्हीं को एज इट एज किसी दूसरे के द्वारा यूज कर लिया गया, मतलब निर्माणकर्ता कोई और है और दूसरे ने इसको यूज कर लिया, ये कहलाता है द्वितीयक या गौण आंकड़े। पत्रिकाएं बनाते हैं और पढ़ते कौन है, हम, तो ये तो है। सरकारी प्रतिवेदन, और इधर व्यक्ति द्वारा स्वयं का किया गया सर्वे, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि व्यक्ति केवल स्वयं का सर्वे कर रहा है, तो डेफिनेटली वो केवल अपना जो डाटा है वो खुद बना रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्राथमिक सर्वे, वो प्रथम श्रेणी के आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े, तो ये द्वितीयक आंकड़े नहीं होंगे। सरकारी प्रतिवेदन, ये भी द्वितीयक आंकड़े हैं। इंटरनेट पर संग्रहित आंकड़े, कोई ना कोई इंटरनेट पर डालता है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगली बात, आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जाता है। आवृत्ति बहुभुज का मतलब हो गया जो ये ग्राफ, इस तरीके से जो ग्राफ बना रहता है, ठीक है, ये वाला। तो आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से ज्ञात किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी बार आई है, कोई चीज़ कितनी बार आई है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बहुलक होना चाहिए। नेक्स्ट, गणित का ज्ञान होता है, यथार्थ भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है, तार्किक भी होता है, ये सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये तुम्हारा मेथड से था, कुछ मेथड्स के क्वेश्चन जो मुझे पता है। ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ये 23 जुलाई फर्स्ट लेवल में आया हुआ था, 23 जुलाई फर्स्ट लेवल में, ठीक है, और फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। तो करिकुलम जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस थे आज के। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा
और कमेंट करके आपका रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी एक शिफ्ट और रह गई है, उसकी वीडियो लाने वाला हूँ, फिर उसके बाद में चारों शिफ्टों का एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं विपिन शर्मा आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फीवर पर स्वागत करता हूँ। रीट 24 जुलाई सेकंड लेवल सेकंड शिफ्ट मैथ्स सॉल्यूशन, जैसा कि फर्स्ट लेवल का मैंने डाला हुआ है। बहुत बढ़िया प्यार मिला है आप सभी का, बहुत सारे व्यूज आए उस पर, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको शेयर किया होगा तभी इतने व्यूज आए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड लेवल 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कुछ मैंने मेथड्स के क्वेश्चंस भी लिए हैं जो मुझे पता था। ठीक है, जो मुझे पता है वो मैंने ले लिया है। अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या है। एक्सपोनेंट पावर की वीडियो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मेरी वीडियोज में जाके देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको कि हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू क्या की चाहिए, x की। x किस फॉर्मेट में है, पावर फॉर्मेट में है। जब x पावर फॉर्मेट में है ना तो इनके बेस सेम होंगे। तो इधर ये हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8 और इधर हो जाएगा ये 3 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, तीन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 और इधर हो जाएगा 3 की पावर x प्लस 8। अब दोस्तों देखिए बेस जब सेम हो गया ना तो पावर्स भी सेम होंगी क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो x प्लस 8 बराबर होगा 6x प्लस 3। तो यहाँ से x इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 5x बचेगा, और 3 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/5 1। कितनी आ जाएगी, 5/5 1। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखिए मैथ तो ये लगा लो आप, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई टफ नहीं है इसमें। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 7 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है आपसे 1/x प्लस 1/y। एक तरीका तो ये है, आप अगर डायरेक्टली नंबर अज्यूम कर पाओ तो इजी गोइंग हो जाएगा, अदरवाइज 1/x प्लस 1/y ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्टली नंबर अज्यूम कैसे करें, ये दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 25 है। कितनी हो जाएंगी, 16 और 9। इसका मतलब x की वैल्यू 4 और 3। तो 1/4 प्लस 1/3 एलसीएम आएगा 12। तो ऑप्शन किसमें, सी वाले में। तो आंसर कितना हो गया, सी वाला 7/12। कोई टफनेस नहीं है। अब ये बेसिक एलजेब्रा है जिसमें हम वैल्यू अज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे एलजेब्रा में आपको करवाए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए हमें तो केवल क्वेश्चन करने से मतलब है कि भाई जब इसका एक गुणनखंड होगा, कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से डिवाइड होती है, तो मैं पहला चेक करता हूँ x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1 का क्यूब 1 होगा, -2 × 1 2 होगा, माइनस का प्लस 1 0 हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला राइट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, इससे कर सकते थे इसको, अदरवाइज इसमें हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा। मैं तो शॉर्ट में करा रहा हूँ आपको, तो कितना शॉर्ट कर सकते थे वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर फॉर्मूले पे जाते तो फिर वो बेसिक अलजेब्रा पे पहुंच जाएगा। सेम सिचुएशन, समीकरण का हल है, ये समीकरण दे दिया है, समीकरण का हल है मतलब इस समीकरण में x की वैल्यू चाहिए आपके लिए। तो x की वैल्यू वो पुट करिए जहाँ से ये 0 हो जाए, क्योंकि बराबर 0 क्या आना चाहिए। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 2/-4 0 नहीं होगा, 2/-3 नहीं होगा। अगर मैं इधर 1 रखता हूँ तो 3x, ठीक है, -4 2/3x -4 मतलब -2 होगा, क्योंकि इधर माइनस का 1 बचेगा। और इधर अगर मैं 1 रखता हूँ तो इधर हो जाएगा अपना 2/1 अगर रखा मैंने यहाँ पे तो ये 2 होगा, 2 - 6 माइनस का 4 आएगा। ठीक है, और -4 आएगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा, इट मीन्स इससे नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 3 9, 9 - 4 5, तो 2/5 प्लस का इधर 2 में इधर रखता हूँ मैं 3 दूनी 6, 6 - 6 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी नहीं होगा। और इस वाले से करता हूँ डी वाले से, तो x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2/में 3 दूनी 6x माइनस का 4, 3 दूनी 6 आ जाएगा, x की तो वैल्यू रख दी मैंने, प्लस 2/में 2 दूनी
4 माइनस का 6, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 2 बटे में -2 और इधर +2 बटे में -2, तो -2 से ये माइनस माइनस 0 नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 तिया 6, 6 माइनस 4 प्लस का 2 आएगा, ये प्लस का 2 आएगा, सॉरी मिस्टेक कर दी इसमें, प्लस का 2 आएगा, 2 बटे 2 और ये 2 बटे में -2, ये 0 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन से हो रहा है? डी वाले से। समीकरण को सॉल्व करोगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 8 अपन में पहले तो क्यूब रूट वगैरह ये सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्यूब रूट 8 की वैल्यू 2 हो जाएगी, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर रूट में है तो 10 हो जाएगा और इधर 49 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट 125 5 हो जाएगा। पहले क्या सॉल्व करते हैं हम? पहले सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, जिसको मल्टीप्लाई में मैंने चेंज कर दिया है। तो 7 बटे 10 हो जाएगा, उल्टा इंटू में 5, तो 5 दूनी 10, खत्म। इधर 2 बटे 4 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में 7 इंटू में 125 का क्यूब रूट 5 होगा, तो 2/4 डिवाइडेड 2/4 है ये, ठीक है। हाँ, तो इधर ये 2 पंजे 10 से 10 कट जाएगा, 7 बटे 4 बचेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो पेपर बोर्ड ने जारी किए हैं उन पेपर से ये पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 है। मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100% का 3/5, 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 या 60, 60% ब्याज बनेगा। कितने वर्ष में? ये 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में 60% है, तो 1 वर्ष में कितना है? 12%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। शॉर्ट पैटर्न्स काफ़ी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है, इट मीन्स हानि अधिक है। तो हानि क्या होती है हमारी? CP माइनस SP, ठीक है। और इधर प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा SP माइनस CP, क्लियर। से 50 रुपये अधिक है, इसका मतलब लॉस जो है ना 50 रुपये अधिक है। तो यहाँ सॉल्व करूँगा, CP रहेगा क्योंकि एक ही वस्तु है वो। तो CP हानि वाला SP कितना है? 560, ठीक है, माइनस CP, ठीक है, ये माइनस SP, सॉरी, और इधर ये माइनस इंटू माइनस प्लस CP हो जाएगा। तो SP तो ये दिया हुआ है, SP कितना है इसका? ये मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इधर, माइनस इधर SP दिया हुआ है 720, ठीक है, और ये प्लस CP हो जाएगा, बराबर कितना है? 50 है। तो ये 500 और 700 1280 उधर जाके माइनस होगा, प्लस हो जाएगा 1280 प्लस 50 1330, ठीक है, और इधर हो जाएगा 2CP। तो CP बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छिक्की 12, 6 वाला 2 छिक्की 12, और इधर कितना बचा? 1 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 5 केले और 4 सेब, 5 केले प्लस 4 सेब का मूल्य 3 केले और 7 सेब, 3 केले और 7 सेब के बराबर है, तो 1 केले मतलब के और 1 सेब का मूल्य का अनुपात, केला अनुपात सेब। तो यहाँ से 3 केले इधर आके माइनस हो जाएंगे, ये 2 केले बचे, और 4 संतरे, सेब है, संतरे नहीं है, 4 संतरे उधर जाके माइनस होंगे, तो 3 संतरे बचेंगे, और K/S मतलब 3/2, केला अनुपात संतरा 3/2, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, मज़ा आ गया पेपर देख के। मतलब ये है जिसकी मैथ पे कमांड होगी वो एकदम खुश होगा, ठीक है। जीके का तो ऐसा बोल रहा है कि जीके बहुत टफ थी, कोई बात नहीं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या होगी 100%। अब इसमें 75 जोड़ा है, तो एक तो बार तो मैं बेसिक बता देता हूँ, है ना। अब किसी संख्या के 75% में, संख्या मैंने मानी x का 75% में अगर मैं 75 जोड़ता हूँ तो ये x आ जाता है, संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये x का 75%, इसको मैं x का 100% लिख सकता हूँ, है ना, क्यों 100/100 1 हो जाएगा वो। तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो x का कितना बचेगा? 25% इक्वल्स टू 75। तो 25% जब 75 है तो x का 100% 4 गुना हो जाएगा, तो 75 गुना 4 150 300 हो जाएगा, ठीक है। इधर से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 300 आएगा। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ कह रहा था किसी संख्या के 75% में
75 जोड़ा तो वही संख्या आ गई। संख्या कितने परसेंट होती है? 100%। अब मुझे 75% से 100% लाने के लिए 25% बढ़ाना पड़ेगा। 25% की वैल्यू 75 है, तो ये 25 की वैल्यू 75 है तो 100% 4 गुना 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। वही चीज़ जो यहाँ इतना बड़ा कर रहे हो आप, वो केवल 2 स्टेप में हो जाती है। सारी वीडियोस मैंने ये डाली हुई हैं। आप इसी तरीके से अगर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ का एंजॉय कीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अभी लेके आने वाला हूँ, पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। यदि गत वर्षों में 6% की वृद्धि, 5% की कमी और 4% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, वो पहली प्रारंभिक पूछ रहा है। अभी प्रारंभिक जो जनसंख्या थी ना, इसमें पहले 106% की वृद्धि हुई, फिर 6% की वृद्धि हुई तो 106% लिखेंगे उसको, और फिर 5% की वृद्धि हुई तो 105% हो गया, और फिर 4% की 5% की कमी है 95 होगा, ठीक है। और अगर 4% की कमी हुई तो 96% हो गया। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है वो, और अब कितनी है वो? 31,910, ठीक है। अब आपके ऊपर है, आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हो, ठीक है। आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से करते हो, तो मैं यहाँ इधर इस 96 को काट दीजिए, 9 6 15, 3 से 1 और 3 4, 4 5 5 और 9 नहीं कट रहा इधर, ये चलो इधर किससे काटा जाए इसको। यदि एक शहर की जनसंख्या 31,910 है, 31,910 है, 6% की वृद्धि तो 106%, 5% कमी 95%, 4% की वृद्धि ये 104 है। तभी मैं कह रहा हूँ कट नहीं रहा था, क्यों नहीं कट रहा था। अब इसको मैं डिजिट सम से करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्यों? मुझे पता है सब में डिजिट सम अलग आ रहा है। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 1 और 2 3 और 5 8 आ रहा है, ठीक है, और इसमें 1 और 1 2 आ रहा है, और इसमें 1 और 1 2 और 5 7 आ रहा है। सब में अलग अलग आ रहा है, तो आंसर हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो इसका अगर डिजिट सम निकालूं मैं तो 1 और 3 4 बनेगा इधर, ठीक है, बराबर में 4। 100 को छोड़ दूंगा मैं, 1 और 6 7 बना, 7 पूरे 35, 1 और 6 7 बना, और 7 पूरे 35 हो जाएंगे, इधर 1 4 5 बन जाएगा, ठीक है। 7 पूरे 35, 8 बना, 8 5 40, 4 बना, ठीक है। इधर ये बन जाएगा आपका 7 पूरे 35, और इधर ये 5 3, इधर 35 में 3 और 5 8, 8 5 40, 40 में 4 बना। गड़बड़ हुआ है कुछ, एक सेकंड दोबारा करते हैं। डिजिट सम से कर रहा था मैं क्वेश्चन, भी देखिए इधर प्रारंभिक मैंने एक्स माना, या प्रारंभिक लिख दीजिए उसको। 6% की वृद्धि हुई तो 106%, फिर 5% की कमी हुई तो 95%, और 4% की वृद्धि हुई तो 104%। अब जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 130,910 है, ठीक है। इसका डिजिट सम अगर मैं निकालूँ 1 और 3 4 और 1 5 बनेगा, और इधर ये आ रहा था हमारा x इंटू में 4 आ रहा था, है ना। कैसे? 1 और 4 7, 9 5 5 बनेगा, 1 और 4 5 पचम 25, 25 में 2 और 5 7 हुआ, 7 7 49, 4 बन जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5/4। 4 के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, 7 पूरे 35, 3 5 8, तो 8 जिसका बन रहा होगा ना वही आंसर है इसका। तो 1 और 3 4 बन रहा है, खत्म। 1 और 1 2 बन रहा है, खत्म। 1 और 2 3 और 5 8 बन रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर है। आप इसको चाहे पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, आपके ऊपर है। अब इसी क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व कर सकते थे हम, ठीक है। तो आंसर इसका परफेक्टली कौन सा है? आंसर है इसका, आंसर हो गया, हाँ सी वाला आंसर है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इधर ये हिंदी वाला पढ़ते हैं। दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई और एम एन ये 2 रेखाएं हैं जो बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ब्लैक ले लेता हूँ थोड़ा सा, पेन का इंक ब्लैक, ठीक है। अब कह रहा है पी ओ बाई 90 डिग्री है, पी ओ बाई इट मीन्स ये 90 है, और ए अनुपात बी 2:3 है, तो सी का मान क्या होगा? सिंपल है, 2:3 है। अभी देखो ये वाला पूरा रैखिक कोण युग्म बन रहा है, इधर ये 90 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? ये 90। अब इसको ए अनुपात बी में बांटना है। ए अनुपात बी की वैल्यू 2:3, 90, 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 90, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 18 दूना 36, क्योंकि, और बी की वैल्यू हो जाएगी 18 तिया 54। अब यहाँ अगर देखें हम, तो अब वो पूछ रहा है किसकी वैल्यू?
कोण सी, ये वाला कोण पूछ रहा है, और ये पूरा देखो, ये वाला पूरा, अब देखो ये वाला पूरा रैखिक कोण युग्म बन रहा है, और रैखिक कोण युग्म में योगफल 180 होता है दो कोणों का, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी आई थी, ये बी, हाँ मतलब बी की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दी है, ये बी की वैल्यू कितनी आई है 54। तो 180 में से 54 घटाऊंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, 180 में से 54 माइनस करूंगा तो 6 बनेगा लास्ट में, ऑप्शन एक ही में ही बन रहा है, बी वाले में। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरी में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर है, बराबर है, अनुपात बराबर नहीं, अनुपात होता तो अब वो पूछ रहा है दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अगर अनुपात बराबर होता तो वो होते अपने, एक तो होता है कॉन्ग्रुएंस और एक होता है कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, समरूप। हाँ, तो वो समरूप होते हैं, अनुपात अगर बराबर होता है तो समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजाएं ही बराबर है तो वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 मीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या है। क्वेश्चन बहुत इजी पूछा है। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये जीवा है कोई, ये केंद्र है, इससे इसकी दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये सेंटर हो गया इसका। अब जीवा है, अब आपको पता होगा त्रिज्या जो होती है जीवा पर लंब होती है और समान दो भागों में विभाजित करती है, 5-5 में बांट देगी। अब वो पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई पूछ रहा है, वो जीवा की लंबाई नहीं है, त्रिज्या दी हुई है कितनी है 10। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, 6 8 10 की बनती है, ये 8 हो जाएगी, 8 दूनी ये भी 8 हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। इतना सा क्वेश्चन था। ज्योमेट्री की थ्योरी देखो, थ्योरी देखिए ज्योमेट्री की, सारा कुछ कराया हुआ है, कुछ भी बाहर नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों भुजाएं बराबर, तो 3a की वैल्यू 48, देन a की वैल्यू 16। ठीक है, अब वो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आई है 16, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 √3। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो उसमें आपको सेम मिल जाएंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कितने सही हो रहे हैं आपके ये कमेंट में जरूर बताएं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज रोम्बस जिसके विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं, तो ये एक विकर्ण हो जाएगा इधर, ये सीधी लाइन खींचनी नहीं है, ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, समान दो भागों में बांटते हैं, 90 डिग्री पे बांटते हैं। 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 में बढ़ जाएगा और ये 12-12 में बढ़ जाएगा, तो 5 12 13 ये होगी। तो उसका परिमाप क्या होगा 52। भाई साहब मजा हो गया। 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है ये सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, रह तो नहीं क्या कोई, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। नेक्स्ट, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इनमें से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो मैंने बताया आपको घन का जो विकर्ण हो, घन हो या घनाभ हो, घनाभ का जो विकर्ण होगा उसके अकॉर्डिंग रखी जाती है, और घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है L² + B² + H²। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 144, इधर 9 का वर्ग 81 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, जब इसको आप जोड़ोगे तो ये इधर बनेगा ये 4 और 1 5 और 4 9। ठीक है, और 9 का वर्गमूल लोगे तो डेफिनेटली 9 ही आए, घनमूल लेंगे, सॉरी गलत नहीं, पूरा सॉल्व करते हैं। इधर ये गड़बड़ कर दिया है, घनमूल होता तो डायरेक्टली एक ही डिजिट मिल जाता 9, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 और 1 5, 5 और 4 9, इधर 4 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 और 6 18, हासिल 1 2 289, और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 217। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। सारणियन का मतलब हो गया टेबुलेशन, कोई भी सारणी हम बनाएं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप भी देखते हो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं और टेबल से
अगर हमें आंकड़े जो हैं, पहला उद्देश्य है सम अंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना, बिल्कुल समान अंकों को उनके आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई समान अंक, सपोज दैट इधर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। समांकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, समांकों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल, अगर हम किसी भी ट्यूबुलर वाले फॉर्मेट को अगर लाइन टू लाइन लिखेंगे तो वो डेफिनेटली बड़ा होगा और टफ भी हो जाएगा याद करने में, लेकिन टेबल से इजी गोइंग याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू वाली टेबल होती है, साइन कॉस टेन की, जहाँ वैल्यू निकालते हैं हम, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 45 कितनी है, उसको आप याद करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सभी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, श्रेणी का बहुलक जो होता है वो कौन सा मूल्य होता है, सर्वाधिक बारंबारता मूल्य, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो ही बहुलक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, मतलब ये एक्स अक्ष होता है, इधर पॉजिटिव एक्स और इधर नेगेटिव एक्स। अब इस एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो वहां पर इधर तो बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन बाई ऊपर नीचे थोड़ी नहीं जा रहे हैं हम, ऊपर नीचे कहीं भी मूवमेंट नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ एक्स अक्ष पर बाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो बाई की वैल्यू 0 केवल एक ही ऑप्शन में, सी वाले में, ये आंसर हो। निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है, नेपियर पट्टियाँ, लघुगणितीय सारणी, ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपको ये दो चीज़ तो कंफर्म हो गई, लॉग टेबल और ज्योमेट्री बॉक्स, तो ये जब दोनों हैं तो ये सभी वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, 116 में मूल्यांकन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा मापन जो होता है वो मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है, तो मूल्यांकन बराबर हो जाएगा मापन प्लस निर्णय, और इधर ये डिवाइड वाला तो कोई पैटर्न ही नहीं बनता, इसमें मूल्यांकन मापन माइनस निर्णय माइनस मापन नहीं हो सकता, पहले मापन होगा फिर निर्णय लिया जाएगा तब जाके वो मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन बराबर होगा मापन प्लस निर्णय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है, तो पाइथागोरस जो है वो भारतीय नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य में जो हमारे आते हैं वो आते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुग्रहण, ठीक है, और निरीक्षण, ये आता है, तो इसमें ये कौशल वाला नहीं आता है, ज्ञान, अवबोध, अनुग्रहण, ठीक है। तो ये था 118, जहाँ तक मुझे याद था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मैंने इसमें मेथड वाले लिए नहीं है। गणितीय कथन जिसकी सत्यता की जांच कर दी गई हो प्रमेय कहलाती है, आपने देखा होगा प्रमेय जब भी सिद्ध कीजिए, ठीक है। सिद्ध क्यों करवा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, पहले से ही वो सत्यता की जांच उसकी हो चुकी है, ठीक है। प्रमेय क्या होती हैं, अगर एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, इस भुजा के सम्मुख कोण ये होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, ये प्रमेय कहलाती है, थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, तो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब शैक्षिक का तो मूल्यांकन होता ही होता है, और बाहरी वातावरण जो होता है शैक्षिक शिक्षा के साथ में चलने वाली क्रियाओं का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कहलाता है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो इधर क्वेश्चन नंबर 125, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप सभी जानते हो, ठीक है। फिल्म स्ट्रिप, पोस्टर, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन सुनने का काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस थे आपके जो 24 जुलाई 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे, ठीक है, और सेकंड लेवल से आप अपने आंसर्स कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई मिस्टेक हो इस वीडियो में तो आपके जो एडवाइस है उसका स्वागत है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।